हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है HCF किसका 306 और 657 का HCF हमें 9 दिया गया है। कहा है LCM किसका 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। हमें LCM ज्ञात करना है। HCF हमें दिया गया है 9। तो पहले जो दिया गया है उसे लिख लो। क्या दिया गया है? हमें दिया गया है HCF। लिखेंगे यहाँ हमें क्या दिया गया? हमें HCF दिया गया। HCF किसका 306 और 657 का कितना दिया गया है? 9। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है LCM किसका 306 और 657 का। ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। अब हमें ज्ञात करना है LCM। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो यहाँ पर दो संख्या कौन कौन सी हैं? पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। तो ये हो गया 306 गुणे 657 बराबर HCF कितना है? 9। ज्ञात क्या करना है? LCM। तो 9 यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर ले आओ। क्या करेगा? भाग 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर LCM। अब काट लो। 3 तियाँ 9, 3 एकन्नम 3, 3 शून्यम 0, 3 दूना 6। अभी भी ये 3 से कटेगा। देखो 3 से ये कटेगा और इसको काट कर छोटा कर लो अगर कटे। 3 दूना 6, ये भी कट जाएगा। 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 एकन्नम 3, 2 बचा, 3 नवा 27। अब 102 का 219 में गुणा कर लो। क्या? 102 का 219 में गुणा कर लो। तो ये हो गया 9 दूना 18, 9 एकन्नम 9, 1 दुआएँ 2, 1 शून्यम 0, 1 एकन्नम 1, 2 दूना 4, 2 शून्यम 0, 2 एकन्नम 2। ये हो गया 8, 2 1 3 हो गया, 9 और 4 13 हो गया, 1 और हासिल 2 हो गया और ये 2 हो गया। कितना आ गया? 22,338। कितना आ गया? 22,338। तो हमारा LCM कितना आ गया? 22,338। यही हमारा हो गया आंसर। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। क्या दिया गया था? दिया गया था HCF 306 और 657 का 9 है। LCM हमें ज्ञात करना है। तो LCM हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो हमारे पास दो संख्या कौन कौन सी हैं? 306 और 657 है। फिर इनको हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया 22,338। यही हमारा LCM है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या जांच करना है? क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? हमें ये जांच करना है कि 6 के पावर n क्या 0 पर समाप्त हो सकता है?
तो यहाँ पर क्या दिया है, 6 के पावर n दिया है। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर 1, 6 के पावर 2, 6 के पावर 3, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 6 के पावर n। अब यहाँ पर 6 के पावर 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। 6 के पावर 2, इसका मान क्या होगा, 6 छक 36। 6 के पावर 3 है तो इसका मान क्या होगा, 6 छक 36, छक्का कितना हो जाएगा, 6 छक 36, छक्का कितना होगा, 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 6 त्रिक 18, 18 3 21, कितना आ गया 216। ये हो गया 216। ऐसे ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर कहा है क्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। हमें ये बताना है कि 6 के पावर n यानी कि n का वैल्यू ऐसा कोई प्राकृतिक मान हम रख दें जिससे ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या ये 0 पर समाप्त हो सकता है, नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर देखो एक पैटर्न बन रहा है। अगर हम 6 के पावर 1 रख रहे हैं तो 6 आ रहा है, अगर हम 6 के पावर 2 रख रहे हैं तब भी अंत में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर हम 6 के पावर 3 रख रहे हैं तब भी अंत में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर हम 6 के पावर 4 रखेंगे तब भी अंत में कितना आएगा, 6 आएगा। अगर 6 के पावर हम 7 रखेंगे तो अंत में क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कि 6 के पावर कुछ भी हम रख लें हमेशा अंत में 6 आने वाला है। यहाँ पर हमसे पूछा है क्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी कि 6 के पावर n का कोई हम ऐसा वैल्यू रखें जिससे ये संख्या के अंत में 0 आ जाए, नहीं आएगा। किसी भी संख्या के अंत में 0 कब आता है, किसी भी संख्या के अंत में 0 तभी आता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। जैसे है 10, ये 10 के अंत में 0 है तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखो क्या होगा, 2 गुणे 5। 20 का करके देखो, 20 के भी अंत में क्या है, 0 है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5। यहाँ पर देखो एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होती है, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हों। यहाँ पर भी 2 और 5 हैं, यहाँ पर भी 2 और 5 हैं। इसी प्रकार 30 ले लो, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6, 6 5 30। अब यहाँ पर भी देखो 30 के अंत में 0 है तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा। यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर 5 है, यानी कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हों। क्या 2 और 5 अनिवार्य रूप से हैं। इसी प्रकार हम 50 का भी निकालेंगे तो 2 और 5 आएंगे। जैसे करके देख भी लो क्या होगा इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 5 10, 10 5 50। यहाँ पर भी 2 देखो, 2 और 5 आया, 2 और 5 आया तभी इसके अंत में 0 है। यानी कि किसी भी संख्या के अंत में 0 तभी आता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। तो अब ये हम सवाल इसी कॉन्सेप्ट से हम करेंगे। अब हम सवाल हल कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। यहाँ पर लिख दो हल। किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होता है, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होता है
होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। अनिवार्य रूप से हो। कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। तो 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड कर लो, क्या होगा? 2 गुणे 3 के पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 6 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो यहाँ पर 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः n का ऐसा कोई प्राकृतिक मान नहीं होगा जिसके लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सके। यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है, अतः n का ऐसा कोई प्राकृतिक मान नहीं है, अतः n का ऐसा कोई प्राकृत मान नहीं है जिसके लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सके। 6 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो सके। एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। कहा गया था कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा प्राकृतिक मान है जिसके लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। तो हमने क्या किया? 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड किया, तो यहाँ पर हमने देखा 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः n का ऐसा कोई प्राकृतिक मान नहीं है जिसके लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सके। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? कह रहा है व्याख्या कीजिए। क्या व्याख्या करना है? ये व्याख्या करना है कि ये जो संख्या दिया गया है और ये जो संख्या दिया गया है ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें ये बताना है कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो ये बताओ कि भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? हम भाज्य संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। क्या? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13।
इस संख्या को हमें दिखाना है कि भाज्य संख्या है। कैसे दिखाएंगे ये देखो, यहाँ पर देखो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है, तो इन दोनों में से एक पद ये हो गया हमारा, एक पद ये हो गया। एक काम करो, दोनों में से 13 कॉमन कर लो। क्या हो जाएगा, जब हम 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये हो गया 13, इनका गुणा कर लो। 11 सते 77, 77 है करनम 77 प्लस 1, ये हो गया 13। इनको जोड़ लो, क्या हो जाएगा 78। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 13 गुणे 78 गुणे 1, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इस संख्या के कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। और हमारा भाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहता है, भाज्य संख्या की परिभाषा ये कहता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ ये संख्या, यहाँ ये संख्या, ये संख्या, यहाँ इस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। यहाँ इस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। यहाँ पर हमने इस संख्या का देखा कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, यानी कि यहाँ पर कितने गुणनखंड हो गए, 3। तो ये कैसी संख्या, एक भाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार हमें ये दूसरा क्वेश्चन लगाना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये दिया गया है। इसी प्रकार हमें इस संख्या को इस जैसा सॉल्व करना है और यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। यहाँ पर देखो हम कॉमन क्या करें, ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पद बन गया, यहाँ पर फिर प्लस लगा है, एक पद ये बन गया, यहाँ पर 2 पद बने हुए हैं। तो दोनों में देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो दोनों में से 5 कॉमन कर लो। तो ये होगा 5 कॉमन, क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4, यहाँ पर 1 लिखना चाहो लिख दो, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 हो गया। अब अंदर का सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 5 कोष्टक में 7 छक 42 गुणे 1 चौक के 4, 4 तियाँ 12, 12 दूना 24, 24 से करना 24 प्लस 1। एक काम करो 42 और 24 का गुणा कर लो, 42 गुणे 24, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, कितना हो गया 8, 6 4 10, 8 1 9, 9 1 हासिल 10, कितना होगा, यहाँ पर देखो क्या होगा, 8 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 के 0 हो गया, 8 1 9 हो गया, 9 1 हासिल 10 हो गया, इतना आ गया। तो ये गुणा करने के बाद कितना आया, ये आ गया 1008 प्लस 1 हो गया। इसे और सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 5 कोष्टक में 1008 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1009, कितना हो जाएगा 1009।
अब देखो इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणे 1। यहाँ पर भी इस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ इस संख्या के, यहाँ इस संख्या के, यहाँ इस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ पर हमें दिया गया था कि व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें ये बताना था कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमने क्या किया, इस संख्या का हमने ये कोशिश किया कि किसी तरह हम इस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखा दें। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो इसके कितने फैक्टर बन गए, 3। तो हमने लिख दिया कि ये संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हमने इस संख्या का भी 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखाया, फिर हमने लिख दिया इस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो कोई खेल का मैदान है, ये मान लो कोई एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये सब क्या है, रास्ता है, यानी कि पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। फिर आगे क्या कहा है, कहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक सोनिया लड़की है जिसको एक चक्कर इस मैदान का लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक रवि है जो इस मैदान का एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना वो प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। वो दोनों किस दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वो दोनों कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ से दोनों लोग चलना प्रारंभ करते हैं, सोनिया और कौन, रवि। सोनिया और जो रवि हैं दोनों इसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। जब सोनिया एक चक्कर लगाती है, जब सोनिया इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाती है तो उसको लगते हैं 18 मिनट। जब रवि एक चक्कर लगाता है तो उसको लगते हैं 12 मिनट। जब सोनिया दूसरी चक्कर लगाएगी तो उसे कितने मिनट लगेंगे, 36 मिनट लगेंगे। जब रवि दूसरा चक्कर लगाएगा तो उसे कितने मिनट लगेंगे, 24 मिनट लगेंगे। जब सोनिया तीसरी चक्कर लगाएगी इस मैदान का तो उसे कितने मिनट लगेंगे, 54 मिनट लगेंगे। क्या लगेंगे, 54 मिनट। जब रवि तीसरा चक्कर लगाएगा तो उसे कितने मिनट लगेंगे, 36 मिनट लगेंगे। कहा है वे दोनों एक ही स्थान पर, यानी कि जहाँ से चलना शुरू किए थे वहीं कब मिलेंगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में कॉमन ये 36 आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 36। यानी कि
सोनिया और रवि पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट पर मिलेंगे। कब मिलेंगे? दोनों 36 मिनट पर मिलेंगे एक दूसरे से उसी स्थान पर। तो अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। क्या? 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ 18 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। हमें ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है? यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। क्या कॉमन है? 2, और क्या कॉमन है? 3। तो इनको लिख लो 2 गुणे 3। जो बच गए उनको भी लिख लो 3 गुणे 2। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36। यानी कि हमसे पूछा गया है कि वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। लिखेंगे सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। सोनिया और रवि एक दूसरे से प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? 36 मिनट पर मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। दोस्तों 1.1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कल से करेंगे 1.2 का पहले बेसिक करेंगे, फिर प्रश्नावली के सवाल करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।